गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कौन कौन स्टूडेंट ऑनलाइन है बेटा? जेनिफर, रिदा और जैनब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हेयर मी? जेनिफर, रिदा और जैनब, बेटा कैन यू हेयर मी? ओके जी, ठीक है। चलें, जस्ट 3 ही स्टूडेंट्स हैं इस वक्त ऑनलाइन। बाकी स्टूडेंट्स को भी बुला लीजिए ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। स्टूडेंट्स आ नहीं रहे वापस, क्या बात है? सिर्फ 9 स्टूडेंट्स हैं। चले, मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। मीनवाइल स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो भी, तो हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं।
ओके जी, लंग एब्सेस हम पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट देख लेते हैं अब इसकी। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले एंटीबायोटिक्स हैं, ज़ाहिर है। सो एस्पायरेटेड और सेकेंडरी लंग एब्सेस जो होते हैं एनारोबिक बैक्टीरियम की वजह से होते हैं मोस्टली, और इनके लिए हम पेनिसिलिन्स दे देते हैं, तो दे आर मोर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। सो जो हेमेटोजेनस लंग एब्सेस होते हैं स्टेप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से यूजुअली होते हैं। सो प्राइमरी एंटीबायोटिक्स इनके लिए जो हैं वो लैक्टामेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स होती हैं या फिर सेफ्लोस्पोरिन्स दिए जाते हैं। लैक्टामेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स वो पेनिसिलिन्स होती हैं जो सिर्फ एमआरएसए पॉजिटिव के पेशेंट यानी जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ओरियस के पेशेंट्स होते हैं उनके अलावा तमाम के लिए सेंसिटिव होती हैं। सो एमआरएसए वाला होगा तो ऑब्वियसली उसको तो नहीं देंगे, लेकिन उसके अलावा हम दे सकते हैं। और सेफ्लोस्पोरिन भी एक अनदर चॉइस है हमारे पास। जो एंटीबायोटिक्स का ड्यूरेशन है, जो टाइम है बेटा, वो 8 to 12 वीक्स होता है टिल द disappearance of cavity and symptoms or only little remnant fibrosis left। 8 to 12 weeks का कोर्स होता है मेडिसिन का, या फिर जब तक जो कैविटी है वो डिसअपेयर हो जाए लंग्स के ऊपर, या पेशेंट के सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं, या फिर जो फाइब्रोसिस हुआ था वो बहुत थोड़ा सा फाइब्रोसिस जो है वो बाकी रह जाए। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन ये फिर चेंज किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन एंटीबायोटिक के अलावा ड्रेनेज है। उसमें बेटे एक तो पोजीशन ड्रेनेज हो सकती है। सो इट विल डिपेंड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, या फिर नेबुलाइजेशन किया जाता है विद नॉर्मल सेलाइन के साथ के जो सिक्रीशंस हैं अगर वो इतनी ज़्यादा अभी एक्यूमुलेट नहीं हुई हैं तो उसमें हम फिर एक्सपेक्टोरेंट दे के या नेबुलाइज करके हम पोजीशन ड्रेनेज भी करवा सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू फिर उससे फ्लैश और एस्पायरेट किया जाता है। ठीक है जी। सर्जरी करने की कब ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी की क्या इंडिकेशंस हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट ओवर 3 मंथ्स, कैविटी नॉट स्मॉलर, यानी 3 महीने से मेडिकली हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं लेकिन कैविटी का साइज छोटा नहीं हुआ। या दूसरा ऑप्शन कि कैविटी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी है, और या फिर ये है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेमोप्टीसिस हो रहा है लार्ज अमाउंट में। सो ऑब्वियसली ब्लड लॉस हो रहा है, पेशेंट की लाइफ इन डेंजर है। एक और जो ऑप्शन है, जो इंडिकेशन है, अकम्पनीड विद ब्रोंको प्लूरल फिस्चूला, यानी जो अगर प्लूरल कैविटी के साथ इस तरह से कोई फिस्चूला बन गया है प्लूरल, और जो लंग्स है उनके दरमियान में इस तरह कोई ओपनिंग बन गई है, फिस्चूला बन गया है, तो वो ऐसी सिचुएशन में बाकी पाइमिया इनफेक्टिव टू एस्पायरेटिंग एंड फ्लशिंग, यानी इन्फेक्शियस है, और हम उसको एस्पायरेट या फ्लश करके भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़ाहिर है ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है तो भी हमें उसको सर्जिकली वहाँ से एब्सेस को रिमूव करना पड़ेगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे सच एज कैंसरस ऑब्स्ट्रक्शन, तो इस तरह की वो सारी सिचुएशंस हैं कि जिसमें हमें पेशेंट की सर्जरी करना पड़ सकती है। नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस सब में, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? The nurse administers antibiotics and intravenous therapies as prescribed and monitors for adverse effects। सबसे पहले तो यही कि नर्स जो है वो एंटीबायोटिक जो भी ज़ाहिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, एंटीबायोटिक्स हैं या फिर जो भी आईवी थेरेपीज़ हैं वो एडमिनिस्टर भी करनी है पेशेंट को, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं तो उसको भी मॉनिटर करना है। इसके अलावा बेटे चेस्ट फिजियोथेरेपी इज़ इनिशिएटेड एज प्रिस्क्राइब्ड टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस। आप सबको पता है डिफरेंट पोस्चरल ड्रेनेज होता है, यानी डिफरेंट पोजीशंस बनाई जाती हैं पेशेंट की। इसके अलावा चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ एब्सेस में ही नहीं, वैसे भी जैसे नमूनिया है या इस तरह की सिचुएशन जिसमें पेशेंट की बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिक्रीशंस हैं, एक्यूमुलेट हो रही हैं, बहुत थिक हैं, नहीं मूव कर पा रही, तो उसमें ये होता है हम फ्लूइड इनटेक बढ़ाते हैं पेशेंट का, उस चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं जिससे जो एब्सेस है वो भी ड्रेनेज में हमारी हेल्प आउट होती है। इसके अलावा द नर्स टीचेस द पेशेंट टू परफॉर्म द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड कफिंग एक्सरसाइजेस टू हेल्प एक्सपेंड द लंग्स। इसके अलावा जी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर द प्रॉपर न्यूट्रिशनल इंटेक। द नर्स इनकरेजेस अ डाइट हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरीज। जो नर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर जो है न्यूट्रिशनल इंटेक को इंश्योर करे। नर्स का काम है कि वो अपने जो
अपने जो भी पेशेंट्स हैं उनको हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट जो है वो प्रोवाइड करे। द नर्स ऑल्सो ऑफर्स इमोशनल सपोर्ट बिकॉज द एब्सेस में टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिजॉल्व। इसके साथ साथ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, क्योंकि एब्सेस ऐसा नहीं होता कि 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कोई भी ऐसी बीमारी हो जो टाइम लेती है रिज़ॉल्व होने में, उसमें इमोशनल सपोर्ट की जो है वो ज़रूरत होती ही है। सो इसलिए नर्स को चाहिए कि अपने पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। ओके जी, दिस वाज अबाउट द लंग एब्सेस। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी स्टूडेंट का अबाउट द लंग एब्सेस तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो बेटा मुझसे पूछ लें, मीनवाइल मैं सेकंड लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। जनाब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सो इसके बारे में तो सुन ही रखा होगा आप लोगों ने इस डिजीज़ के बारे में। सो बताइए मुझे, पहले थोड़ा सा आई थिंक डिस्कशन हो जाए। व्हाट डू यू नो अबाउट द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस? जिस स्टूडेंट्स को जो भी पता है अबाउट द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वो शेयर करें मेरे साथ।
ओके जी, आंसर्स आ गए हैं मेरे पास। हम आंसर्स देख लेते हैं। नफीसा ने बताया है बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शन है। जेनिफर ने अ लंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नफीसा चेस्ट कंजेशन हो जाती है। खांसा लंग इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया। नफीसा ने बताया ब्रेथलेसनेस होती है। जेनिफर ने बताया टीबी इज़ ट्रांसमिसिबल। सीवियर कफ होती है। और मुनीबा ने लंग इन्फेक्शन ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके जी, ठीक है। Tuberculosis is one of the most prevalent infections of human beings and contributes considerably to illness and death around the world. It is spread by inhaling tiny droplets of saliva from the cough or sneeze of an infected person. It is a slowly spreading chronic granulomatous bacterial infection characterized by gradual weight loss। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ट्यूबरकुलोसिस का। आप लोगों ने जो बातें कही वो भी बिल्कुल ठीक है। मोस्ट प्रिवेलेंट इन्फेक्शन है ह्यूमन बींग्स का, कंट्रीब्यूट करता है इलनेस और डेथ की तरफ अराउंड द वर्ल्ड। अब जाहिर है कि ट्रीटमेंट आ गया एंड ऑल दैट। एक वक्त में बहुत ज़्यादा इसकी वजह से डेथ्स हुआ करती थी और ये स्प्रेड होता है बाय इनहेलिंग द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा। कफ या स्नीजिंग की वजह से जो यानी इन्फेक्टेड पर्सन के कफ या स्नीजिंग की वजह से जो एयर में ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं उन्हें कोई भी हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा तो, और अगर उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी तो उसको वो इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर वो इन्फेक्शन लेटेंट रहता है और फिर जब उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, कम होती है, तो फिर वो इन्फेक्शन सामने आ जाता है। स्लोली प्रोग्रेस करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ग्रेजुअल वेट लॉस होता है इसमें। ठीक है, चलें। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमारी एक शॉर्ट मीटिंग है। इट माइट टेक 10 to 15 मिनट्स, तो उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। ठीक है जी।
ओके जी, वेलकम बैक। आ जाइए, सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, आगे पीछे गायब तो नहीं हुए। जल्दी से मुझे अपनी प्रेजेंस बताइए ताकि हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करें। जी, कौन कौन ऑनलाइन है, जल्दी से अपनी प्रेजेंस बताइए मुझे। कौन कौन प्रेजेंट है? ओके, ठीक है। सो ट्यूबरक्लोसिस को हम डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ एक इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगी ताकि हम फिर आगे इसको लेके चलेंगे। ट्यूबरक्लोसिस जो है बेसिकली माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है, और इसमें बेटा ऐसा है कि इसका जो इन्फेक्शन है, मैंने आपको भी बताया, जैसे ड्रॉपलेट्स के थ्रू किसी हेल्दी शख्स के अंदर चला जाता है और ये माइकोबैक्टीरियम जाके लंग्स के अंदर आराम से खामोशी से बैठ जाते हैं। उसे हम कहते हैं लेटेंट टीबी। लेटेंट का मतलब जनरली भी होता है छुपा हुआ। उसे हम कहते हैं लेटेंट टीबी, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, यानी वो उस वक्त एक्टिव फेज में नहीं होती, आराम से बस वो जाके बैठ जाते हैं। और अगर हम अपने जैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान है, उसकी भी बात करें, तो तकरीबन 70 to 80% पॉपुलेशन के अंदर जो है टीबी के जो जर्म्स है वो मौजूद होंगे। लेकिन होता क्या है कि वो लेटेंट टीबी होती है, यानी हेल्दी शख्स को कुछ भी नहीं कहती। और जब हमारे बॉडी में किसी वजह से, जैसे हम बीमार होते हैं या अ, हम कोई किसी भी जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, जैसे बहुत छोटे बच्चे हो गए या ओल्डर एज के लोग हो गए, या फिर कुछ लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी वजह से अगर उनकी इम्यूनिटी लो होगी, तो वो जो लेटेंट टीबी होती है वो एक्टिव हो जाती है। वो जो वहाँ खामोशी से माइकोबैक्टीरियम बैठा हुआ होता है वो एक्टिव हो जाता है, और पेशेंट के अंदर जो है वो डिजीज़ कॉज करता है। साइन सिम्टम जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। Tuberculosis, yeah, it is basically the infectious disease primarily affecting the lung parenchyma. जो tuberculosis है infectious disease है, bacterial disease है, और ये पहले जो है lungs के जो parenchyma है उसको affect करती है. It is most often caused by the Mycobacterium tuberculosis. It may spread to any part of the body, including meninges, kidney, bones, and lymph nodes. जो ट्यूबरक्लोसिस से आपने सुन ही रखा होगा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस तो खैर बहुत कॉमन है, और इनिशियल जो मैंने आपको बताया कि वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ही होती है। बट ये बॉडी के किसी भी हिस्से में स्प्रेड कर सकती है। और फिर वहाँ की टीबी का, जैसे आपने सुना ही होगा कि ब्रेन की टीबी होती है, एब्डोमिनल टीबी होती है, बोन्स की टीबी होती है। सो मेनिंजेस को इन्वॉल्व कर सकती है, किडनीज को कर सकती हैं, बोन्स को कर सकती हैं, और लिम्फ नोड्स को कर सकती हैं। फिर उसमें सिचुएशन में ये होता है कि लिम्फेडिनोपैथी आपको नज़र आती है। ठीक है, यानी इसमें ये होता है कि कुछ लोगों को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है और उनके जो है चेस्ट एक्सरे के ऊपर इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आते हैं, लेकिन उनकी जो सर्वाइकल है, नेक में जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेलन नहीं होती, वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें लिम्फ नोड्स स्वेलिंग होते हैं, लिम्फेडिनोपैथी होती है सर्वाइकल, लेकिन जो चेस्ट एक्सरे है उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, चेस्ट एक्सरे बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है जी। सो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाए हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करते हैं। टाइप्स जो आपको मैंने बताया कि सबसे कॉमन जो है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है बेटा। इसके अलावा एवियन ट्यूबरक्लोसिस भी है, जिसमें माइकोबैक्टीरियम एवियम की वजह से होती है, बर्ड्स में होती है यूजुअली। इसके अलावा बोविन ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से होती है, जो कैटल्स में कॉमन है। और मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, या जैसे हम डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस नाम से समझ आ रहा है, डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली ये वो ट्यूबरक्लोसिस होती है कि जो डिसेमिनेट होती है थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ नोड्स, यानी जब ये इन्फेक्शन ब्लड में और लिम्फ में शामिल हो जाता है तो फिर ये पूरी बॉडी में कहीं भी स्प्रेड हो सकता है। उसे हम मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस या फिर डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं।
इंसिडेंस देखें अगर टीबी की, विद द इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ एड्स टीबी हैज़ बिकम मोर अ प्रॉब्लम इन द यूएस एंड द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये डिजीजेज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ज़्यादा आपको नज़र आती है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो एड्स में आपको पता है इम्यूनिटी लो हो जाती है पेशेंट्स की। सो जिस तरह से एड्स के केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो टीबी जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम बनती जा रही है यूएस में और ओवरऑल वर्ल्ड में। इट इज़ करंटली एस्टिमेटेड दैट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन मींस 3.1 बिलियन is infected with Mycobacterium tuberculosis. ग्लोबल इमरजेंसी उस वक्त लगी कि जब ट्यूबरक्लोसिस तकरीबन 5000 पीपल अ डे मर रहे थे, 2.3 मिलियन डाई ईच ईयर। कॉज क्या है जो पहले आपको बता दिया, डिस्कस हो गया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके जो बेसिकली ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी इन्फेक्टेड पर्सन की कफिंग से, स्नीजिंग से, लाफिंग से, इवन टॉकिंग से वो आपको ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आपका यानी एक्सपोजर होगा किसी भी टीबी के पेशेंट को, तो ये बेसिकली कॉज होता है ट्यूबरकुलोसिस का। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं बेटा? क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैव एक्टिव टीबी, जिसको एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, ज़ाहिर है वही स्प्रेड कर सकता है। लेटेंट टीबी वाले पेशेंट्स स्प्रेड नहीं कर सकते। जो एक्टिव टीबी वाले पेशेंट्स होते हैं उनके साथ अगर आपका क्लोज कॉन्टैक्ट है तो आप रिस्क पर हैं कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, जो अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ओल्डर एज के लोग हो गए, बहुत छोटे बच्चे हो गए, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, एड्स के पेशेंट्स हो गए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस में चांसेस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। और ड्रग एब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म, कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है। पीपल लैकिंग एडिक्वेट हेल्थ केयर, ऐसे लोग जिनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं वो रिस्क पर होते हैं। बाकी बेटे प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, यानी किसी भी किस्म की कोई मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल कंडीशन किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसके साथ, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है। क्योंकि ज़ाहिर है जिसको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन होगी उसकी इम्यूनिटी भी लो होगी, कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, तो ऐसे लोग भी रिस्क पर होते हैं। बाकी इमिग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज विद हायर इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जो इमिग्रेंट्स हैं फ्रॉम कंट्रीज विद हायर इंसिडेंस ऑफ टीबी, यानी ऐसे कंट्रीज जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का थोड़ा ज़्यादा इंसिडेंस है, जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ से अगर लोग कोई इमिग्रेंट होते हैं, यानी वहाँ से मूव करके आते हैं, तो ऑब्वियसली, या फिर आप उस कंट्री में जाते हैं तो आपको चांसेस होंगे ट्यूबरकुलोसिस होने के। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ मींस अगर आपका किसी हॉस्पिटल में लॉन्ग टर्म स्टे है तो ऑब्वियसली बेटा हॉस्पिटल में मल्टीपल डिजीज़ेस के साथ पेशेंट्स होते हैं, आपको नहीं पता वहाँ हो सकता है कोई टीबी के पेशेंट्स भी हों, अगर प्रॉपरली उनको आइसोलेट नहीं किया गया उस सिचुएशन में भी। और उसके साथ साथ अगर जो ज़ाहिर है एडमिट रहने की वजह से आपकी इम्यूनिटी के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है, तो लॉन्ग टर्म अगर किसी केयर फैसिलिटीज़ के अंदर आप एडमिट रहते हैं तो तब भी आप जो है टीबी के चांसेस आपके अंदर जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लिविंग इन सब स्टैंडर्ड कंडीशन, ये तो आपको पता ही है, सब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि थोड़ा पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग रहते हैं, यानी ज़ाहिर है उनके फिर घर भी काफ़ी कंजस्टेड से होते हैं, वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होती, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो जो लोग सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में रहते हैं वो भी रिस्क पर होते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, जिसमें ज़ाहिर है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो तो ज़ाहिर है डेली बेसिस पर हर किस्म की डिजीज़ के लोगों को डील कर रहे होते हैं, तो दे आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। चलें 45 हो गए, हम यहाँ स्टॉप करते हैं, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो वो पूछ लें और अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस हो गई है आपकी। इंशाल्लाह फिर इसे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।